तो देखो, सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड होता है। तो हमारे बॉडी का कौन सा फ्लूइड है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में? ब्लड सबसे ब्लड के बारे में, और हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड एक कैसा टिश्यू है? मैम कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। ब्लड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा कितने % होता है? 55%। 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है और 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा देखो, पूरे ब्लड का कंपोजिशन 55% हमारे पास क्या है? प्लाज्मा है। इस 55% में से भी 90 से 92% क्या है हमारे पास? वाटर। 1% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अराउंड 9% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके अंदर प्रेजेंट हुए हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पाया जाता है इसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी को ही हम बोलते हैं क्या? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि अब नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बनेगा सीरम। लिम्फ कैसे बनता है? ब्लड के अंदर ब्लड माइनस आरबीसी। और जितने भी प्रोटीन्स वाला पार्ट है वो सब हटा दो तो क्या बन जाएगा? लिम्फ बन जाएगा। एग्जैक्टली। अब हमने देखा कि हमारे पास इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं ब्लड के अंदर। तो वो प्रोटीन हमने सबसे पहले हमारे पास एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन, नेक्स्ट ग्लोबुलिन। फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का फंक्शन है मैम इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। एग्जैक्टली। जो हमारा ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन कहाँ पाया जाता है? मैम एंटीबॉडीज के अंदर। बिकॉज एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन याद है ना, IG से लिखते हैं। यस मैम। ठीक है। वेरी। अब हमारे पास जो हमने पढ़े लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? फिर ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? ल्यूकोसाइट को तो मैम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, WBC। लिम्फोसाइट इज लिम्फ के अंदर प्रेजेंट सेल्स। वही हमारे पास लिम्फोसाइट्स में पढ़ता है ना, बी लिम्फोसाइट और टी टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे बी स्टैंड फॉर टिश्यू फ्लूइड। बोन मैरो। थाइमस। टी फॉर थाइमस। क्लियर है ना? आरबीसी का व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी? अप्रॉक्स काउंट। मैम क्वेश्चन समझ नहीं। आरबीसी काउंट ऑफ आरबीसी 5 से 5.5 5 से 5 मिलियन इनका काउंट होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 days। आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है? 6000 से 1000 to 8000 प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? 1,30,000 लाख। 1.5 लाख से 3 3.5 लाख। 5000 प्लेटलेट। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है?
No. नहीं होता. No, ma'am. No, ma'am. शेप कौन सी? No, ma'am. Biconcave. 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 Why it is biconcave? मैम सरफेस से ज्यादा होता है जिससे वो ऑक्सीजन से बाइंड करती है. उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाइकॉनकेव सरफेस रखने की वजह से, और बाइकॉनकेव में उसका सरफेस बढ़ जाएगा तो इट मींस वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके चलेगा, है ना. 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 5 gram. 5 gram. 5 milligram. 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 कैरी करता है? 4 ml. 4 gram. 4 gram. वहां पे आपका 5 ऑक्सीजन 5 है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 है. 4. यहाँ तक Yes. क्लियर है ना ये वाली चीजें? चलो, अब जो आरबीसी है हमारा, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? Bone marrow. Marrow. बोन मैरो कहाँ पे होता है? स्टेम सेल. Marrow में. लॉन्गेस्ट बोन Ma'am, femur. फीमर. फीमर के अंदर आपका रेड बोन मैरो होता है जहाँ पे आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. मैम आपकी वॉइस ईको कर रही है. पेट की साइड से ना, इसमें एक सेकंड. अब नहीं आएगा, अब क्लियर है. तो लाइफ स्पेन हमको समझ में आ गया. आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज का होता है. आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉनकेव उसकी शेप होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा के रखने के लिए. डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है 6000 से 8000 के अराउंड उसका काउंट होता है. अगर हमारे डब्ल्यूबीसी के काउंट में डिक्रीज आ जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? Leukopenia. Leukopenia. ल्यूकोपीनिया उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग. जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करने का. कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एनगल्फ करने का काम होता है. तो एक मूवमेंट करके बाहर निकल के आता है ब्लड वेसल के अंदर से, उस मूवमेंट को क्या बोलता है? Amoeboid. अमीबॉइडल मूवमेंट हम उसको बोलते हैं. और डायपेडेसिस. 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 व्हाट इज डायपेडेसिस? अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी. क्लियर यहाँ तक? यस मैम. डब्ल्यूबीसी जो है हमारे पास अब वो दो टाइप के हैं, एक ग्रानुलोसाइट और ग्रानुलोसाइट. एक ग्रानुलोसाइट जिसके अंदर कोई ग्रान्यूल्स नहीं है और ग्रानुलोसाइट जिसके अंदर ग्रान्यूल्स प्रेजेंट है. एक ग्रानुलोसाइट के टाइप्स बताओ. Lymphocyte, monocyte. Lymphocyte and monocyte. एंड मोनोसाइट. अब यही लिम्फोसाइट वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट था. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. मोनोसाइट्स क्या है हमारे पास? मोनोसाइट्स की न्यूक्लियस की शेप पे बहुत क्वेश्चन आता है. Kidney shape. बीन शेप. किडनी शेप उसकी होती Bean है. shape. बीन शेप भी बोल सकते हो या फिर किडनी शेप भी बोल सकते हो. ग्रानुलोसाइट के एग्जांपल, इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है. कौन कौन सी? Neutrophil, basophil, eosinophil. Basophils और eosinophils. इओसाइनोफिल, बेसोफिल्स एंड Neutrophils. हमारा न्यूट्रोफिल से सबसे लास्ट वाली मल्टी न्यूक्लिएट होता है. इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है. Phoenocyte पे. मल्टी लोब्ड होता है. मल्टी लोब्ड, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोब्स दिखाई देते हैं. PMNC. व्हाट इज द Polymorphic nucleated acid. पोलीमोर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी है. पोलीमोर्फो, पोली बहुत सारे, मॉर्फो मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिएटेड सेल. क्लियर यहाँ तक? यस मैम. इसमें इओसाइनोफिल और बेसोफिल्स. इओसाइनोफिल के ऊपर कैसा स्टेन होता है? हमेशा एसिडिक स्टेन होता है. और बेसोफिल का हमेशा कैसा स्टेन होता है? Basic state. इन हमने 5 टाइप का देखा ल्यूकोसाइट्स के अंदर. इसमें सबसे ज्यादा काउंट किसका होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल्स. पीएमएनसी वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है. और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिम्फोसाइट्स होता है. सबसे पहले न्यूट्रोफिल, सेकेंड अमाउंट नंबर पे आपका लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है. और उसके बाद मोनोसाइट्स, देन इओसाइनोफिल एंड सबसे कम अमाउंट में आपका बेसोफिल होता है. वेरी गुड. इसमें से ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है? बी और टी लिम्फोसाइट में से? ह्यूमरल मैम बी. लिम्फोसाइट.
मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है? T lymphocyte. Lymphocyte. प्लाज्मा सेल्स कौन सिक्रीट करता है? प्लाज्मा या मेमोरी सेल्स इनमें से? Lymphocyte. Ma'am, B lymphocyte. प्लाज्मा सेल्स बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट की एक ऐसी सेल जो कि एलर्जिक रिएक्शंस पे काम करती है। एंटी Albumin. मैम इयोसिनोफिल। इओसाइनोफिल्स, ठीक है। कौन सा अपने अंदर से हिपैरिन सिक्रीट करता है? कौन सी सेल हिपैरिन सिक्रीट? बेसोफिल। हिपैरिन कैसे फंक्शन करता है? फंक्शन एज अ Anticoagulant. एंटीकोएगुलेंट। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन कितना होता है? 7 days. 7 days होता है प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये रिलीज करते हैं अपने अंदर से, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्लियर? फिर आ जाते हैं हम ब्लड का। हमने पूरा कंपोनेंट देख लिया कि ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स ये होता है। हमारे पास डब्ल्यूबीसी के अंदर अलग अलग 5 टाइप की सेल्स होती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हमने देख लिया। प्लेटलेट्स क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हमारे पास टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। उन चारों टाइप में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाया जाता है? O. यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB. RH ब्लड ग्रुप कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड इन विच ईयर? Ma'am, 1940 में लैंडस्टेनर 1940 में लैंड टीनर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। जो हमारा ये AB ब्लड ग्रुप है जो कि आपका कोडोमिनेंट शो करता है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? कैस्टिलो। मैम लैंडस्टेनर ने A, B और O ये बताए थे और RH बताया था। जो AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप, वो कैस्टिलो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। ये भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। 11th क्लास के सारे बच्चों ने पढ़ी होगी ना ये भी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस कौन समझाएगा मेरे को ये कंडीशन? हैंड रेज करके बताना है। हैंड रेज। अनम यस मैम। बताओगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस क्या होता है? यस मैम। मैम जब एक मदर जो प्रेग्नेंट होती है उसको बेबी होने वाला होता है, तो जब बेबी का ब्लड मतलब नेगेटिव हो, RH नेगेटिव, और जो मदर हो वो पॉजिटिव हो, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से फीटस जो है वो उसको हार्म होता है। और कोई? मैम उल्टा बोल दिया उसने। बताओ। मैम फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम में मदर का ब्लड नेगेटिव होता है और जो बेबी होता है इसका पॉजिटिव होता है। जब प्रेगनेंसी होती, जब वो डिलीवरी होती है, तो उसमें जब कुछ ब्लड वो बेबी का मदर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे वो मदर की बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो सेकंड टाइम पे जब प्रेगनेंसी होती है तो इसलिए वो बेबी को अनीमिया हो सकता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं। हाँ, पहली कंडीशन यहाँ पे जो मदर है, लेट सपोज हमारे पास जो मदर है वो RH नेगेटिव है, मतलब अभी उसकी बॉडी के अंदर RH कोई प्रोटीन नहीं है, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो RH पॉजिटिव था, तो चांसेस है कि उसका जो होने वाला बेबी है वो RH पॉजिटिव हो सकता है। लेट सपोज फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी जो है RH पॉजिटिव हो गया। अब हमको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर और फीटस का ब्लड मिक्सअप नहीं होता, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ड्यूरिंग पार्चुरेशन मदर का और फीटस का ब्लड मिक्सअप हो जाता है। तो मिक्सअप होने में क्या हुआ? बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव था और मदर की बॉडी में RH नाम का कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो अब RH पॉजिटिव ब्लड जैसे ही मदर की बॉडी में गया तो मदर की बॉडी ने क्या किया? अपने अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लिए RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है। अब उसकी जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी में फिर से RH पॉजिटिव बेबी बन गया, लेकिन उसकी मदर की बॉडी के अंदर क्या है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है और बेबी क्या बनने लग रहा है? RH पॉजिटिव। तो क्या उसको कभी सरवाइव करने देगा? नहीं सरवाइव करने देगा।
तो इस कंडीशन में जो बेबी है उस बेबी को क्या हो जाता है, उस बेबी वहां पे वो जो बेबी Erythroblastis foetus. ब्लास्टोसिस फेटलिसिस हो जाता है, बेबी किल भी हो सकता है या फिर उसको एनीमिया कंडीशन भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे पूरा फीटस डिस्ट्रक्ट हो जाता है उस केस में। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस बोलते हैं। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, जब बेबी को देखा कि बेबी RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो वहीं पे ही उनको इंजेक्शंस लगाते हैं। कौन सा? Rogan vaccine. वैक्सीन या रोगम एंटीबॉडी लगाया जाता है, एंटी RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडीज को किल करने वाली वैक्सीन ये दी जाती है उसको। दिस इज नॉन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस कंडीशन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हमको पता है हमारे हैंड पे या कहीं पे भी कोई भी कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद क्या होता है, टिश्यू इंजर्ड हुआ, वहां पे रिलीज होता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ कंबाइन होके एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, उसको एक्टिवेट करा देता है। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। मतलब हमको ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे क्या चाहिए, फाइब्रिन चाहिए। मतलब वहां पे जहाँ पे कट लगा है ना, वहां पे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आके उस जगह को कवर अप कर ले। तो फाइब्रिन डायरेक्टली नहीं बनता है, सबसे पहले हमको प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट कराना पड़ता है। वो एक्टिवेट हुआ, वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनवाएगा, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिर वही फाइब्रिन जाके क्या करेगा, क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कोई डाउट? यस मैम। बताओ, बोलो बेटा। डाउट है प्रीति कुछ? नो मैम। चलो फिर अब हम आ जाते हैं हमारे हार्ट के ऊपर। हार्ट का मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब सभी ने एक काम करो, अपनी अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लो और ड्रॉ करोगे साथ साथ हार्ट को, ठीक है? तो सबसे पहले हमको पता है हम कौन सा हार्ट ड्रॉ करेंगे, ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन हार्ट ही ड्रॉ करेंगे। एंड ह्यूमन हार्ट क्या होता है आपका? मैम 4 चैम्बर। एग्जैक्टली ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो इट मीन्स हमको यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट ही ड्रॉ करना है। अब हार्ट के अंदर एक रेड राइट रीजन होता है और एक लेफ्ट रीजन होता है। राइट रीजन कैसा ब्लड रिसीव करता है हमेशा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल। ये आपका हार्ट बन गया है। इधर आपका ये राइट पार्ट, इधर ये आपका लेफ्ट पार्ट। अब इतना तो पता है ये ऊपर वाला एट्रिया है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। तो अब जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल में अगर हम कंपेयर करें, किसकी वॉल्स थिक होती है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स की होती है। और अगर हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कंपेयर करें तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले की ज्यादा थिक होती है। क्यों लेफ्ट की ज्यादा थिक होती है? बिकॉज लेफ्ट को क्या करना है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। तो इट मीन्स इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगने वाला है। अब ज्यादा प्रेशर लगने वाला है तो वॉल्स को हमें थिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो वॉल्स डैमेज हो जाएंगी हाई प्रेशर की वजह से। दैट्स व्हाई हमको ये आपका थिक बनवाना है, ठीक है? इधर हमारे पास है आपके लंग्स। लंग्स के ऊपर पता है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन, ऊपर पेराइटल प्लूरा, नीचे विसरल प्लूरा, सर्कुलर फील्ड है यहाँ पे प्रेजेंट। ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियल, ऐसे ही आपका लंग्स चल रहा है। इधर है हमारे पास टिश्यूज। ये है आपके बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या चल रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमारे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा बनता जा रहा है। ऐसी हमारी पूरी बॉडी के अंदर टिश्यूज है, अपर बॉडी में भी टिश्यूज है, लोअर बॉडी में भी टिश्यूज है, हर जगह पे टिश्यूज है।
ठीक है, तो आपका पूरी की पूरी अपर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो क्या होगा आपका? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। तो ये अपर बॉडी से लेके आ रहा है आपका, और लोअर बॉडी से भी लेके आएगा कोई? इंफीरियर वेना इंफीरियर वेना कावा। ये ऐसे एक ट्रंक की फॉर्म में होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना, है ना? क्या कौन सा ट्रंक बोलते हैं हम इसको? दिस इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक ना। यस ये आपका बन गया पल्मोनरी ट्रंक। तो ऊपर से आ रहा है यहाँ से ब्लड, और कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हम एरोज भी यहाँ पे ब्लू बना देते हैं। इधर से आया अपर बॉडी से, इधर से आया अपर बॉडी से, लोअर बॉडी से। ठीक है, तो ये आपका सुपीरियर वेना कावा। इधर है हमारे पास इंफीरियर वेना कावा। Inferior vena cava. वेना कावा। ठीक है, ये इधर से ब्लड आया। अब जैसे ही ब्लड आया, इधर हमारे पास प्रेजेंट है क्या? एक ऐसे नोड। हियर वी हैव ऐसे नोड। ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया ऐसे 3 फॉर्म में, और ये सिग्नल किसको दिया? AV node. AV नोड को ये सिग्नल दिया। एवी नोड ने इस सिग्नल को किधर दिया? Bundle of बंडल ऑफ फिश। आगे बंडल ऑफ एस को दिया। तो इधर ये हमारा सिग्नल जा रहा है यहाँ से निकल के ऐसे बंडल ऑफ एस में। अब बंडल ऑफ एस ने सिग्नल किसको दिया? Purkinje fiber. तो ये जो आपको जितना भी व्हाइट से दिख रहा है ये सारा का सारा आपका सिग्नल है। तो ऐसे नोड से सिग्नल चला, एवी नोड तक गया, एवी नोड से आपका इधर गया ये आपका bundle of fish. बंडल ऑफिस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बंडल ऑफिस किधर है आपका, तो बंडल ऑफिस बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स, है ना? 2 वेंट्रिकल्स के सेप्टा के बीच में है। और आपका पुरकिंजी फाइबर किधर है? 2 ventricles में। जो आपकी वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिग्नल आया। अब क्या होगा यहाँ पे? इधर ही हमारे पास दरवाजे प्रेजेंट है। कि कौन सा वाला दरवाजा है? 3 वाला या 2 वाला? ट्राइकस्पिड जितना हमारे पास ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, ये सारा इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ट्राइकस्पिड के ऊपर। अब ये ट्राइकस्प ओपन कैसे होगा? हमारी वेंट्रिकल वॉल्स के अंदर ऐसे पेपिलरी मसल्स थी, है ना? ये पेपिलरी मसल, अभी पेपिलरी मसल्स इससे ऐसे कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है ये? कॉर्डे टेंडन है। ये है हमारे पास कॉर्डे टेंडन। तो अब ये कॉर्डे टेंडन क्या करेंगे? इन ट्राइकस्प्स को ओपन करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे ही ये कॉर्डे टेंडन ओपन हुआ, हमारा जो ब्लड है वो किधर आ गया? वेंट्रिकल में। अब हमें इस ब्लड को कहां से कहां लेके जाना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑब्वियसली लंग्स तक लेके जाना है। अब ये हमारा ब्लड किधर आएगा? अब ये हमारा ब्लड किसके पास आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। एग्जैक्टली। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे इसको लेगी ब्लड को, और किधर लेके चली जाएगी? लंग्स के। ये इस ब्लड को ले जा रही है इधर लंग्स तक। ठीक है, इधर ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया हमारे लंग्स ने और इसको ऑक्सीजनेटेड करके रिटर्न करना चाह रहा है ये अब आपको। तो अब ये रिटर्न कैसे करेगा? अब ये रिटर्न करेगा ऐसे।
पल्मोनरी इधर से ये पल्मोनरी वेन निकल हाँ के ये आ हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था जो लंग्स में गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो लंग्स के पास गया। अब इधर से हमारे पास आया कैसा ब्लड, देखो एरो से समझ जाओ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा ना ये अब आपको, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। किसके थ्रू दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी के थ्रू। तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारे पास। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब ये पल्मोनरी वेन से जो हमारा ब्लड है ये किधर गया? ये आपका राइट एट्रिया में आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे दरवाजे हैं। कौन से वाले दरवाजे हैं? दो वाले से थर्ड वाले हैं। तो जैसे ही ये ब्लड किधर से क्या इधर से इधर आने की कोशिश करेगा, इधर प्रेशर बनाएगा, ये ओपन हो जाएगा एंड ओपन होके आपका ब्लड फिल्ड हो गया वेंट्रिकल के अंदर। अब हम ब्लड लेके जाना है, पूरी बॉडी के अंदर फैलाना है। तो पूरी बॉडी के अंदर फैलाने के लिए हमारे पास है इधर आयोडा। अब ये हमारे ब्लड को किधर लेके जाएगा? टिश्यू। वेंट्रिकल से ही तो आया बेटा, वेंट्रिकल से अब इसको पूरी बॉडी में फैलाना है अब इसको ब्लड को। अब नीचे भी हमारी बॉडी में टिश्यूज है, ऊपर भी टिश्यूज है, तो ये जो ऊपर वाले हैं ऐसे ये पूरा सर्कुलेट हो जाता है, ऐसे फैल जाता है। देखो ऐसे फैल जाएगा ये। तो ये है हमारे पास, दिस इज योर आयोटा। ठीक है, इधर से कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ये रहा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जा रहा है। अब टिश्यूज के पास जाके क्या होगा? अब टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और हमारे पास यहीं पे ही साइड में ही क्या घूम रही होगी हमारे पास? ये पल्मोनरी नहीं, सुपीरियर वेना कावा घूम रही होगी पास में ही। अभी सुपीरियर वेना कावा के पास क्या है? सुपीरियर वेना के कावा के पास CO2 कम अमाउंट में, इधर ज्यादा है, तो ये सब किधर चला जाएगा? सुपीरियर वेना कावा के पास चला जाएगा। ये रही हमारी सुपीरियर। इन्फीरियर वाली इधर से आ जाएगी, सुपीरियर वाली इधर से आ जाएगी, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से। तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन का चलता रहेगा, इधर यहाँ पे CO2 का, फिर ये वहां से लेके जाएगी CO2 वाला ब्लड, इधर डाल देगी सारा का सारा आपका राइट एट्रियम में, और फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी जो है, किसी भी आर्टरी हो, कुछ भी हो, उनके वॉल के ऊपर, दरवाजे के ऊपर एक लॉक होता है, ऐसे समझ लेना। तो एक वॉल्व होती है, तो इधर कौन सी वॉल्व है? दिस इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व। ऐसे ही अयोर्टा के ऊपर है या फिर वॉल्व है। ऐसे ही इधर भी वॉल्व प्रेजेंट है। इधर कौन सी वॉल्व है? ये स्टेचियन वॉल्व। ये इधर हमारे पास स्टेचियन वॉल्व प्रेजेंट। बताओ यहां तक समझ में आया सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। चलो, अब नहीं प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं। हमारा ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल है, इसको क्या बोलेंगे? सेप्टम जो है, सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना। और ये जो इनके बीच में, ये भी तो वॉल्व ही है ना, इसके थ्रू निकल के, तो इसको भी तो हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोल सकते हैं ना। सेप्टम सेपरेट कर रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हमारे पास कितने टाइप के? दो टाइप की। ये एक है मेरे पास ट्राइकस्पिड,
तो ये याद रहेगा ट्राइकस्पिड किधर है, बाइकस्पिड किधर है। यस तो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा है उसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बोलेंगे ना। दो वेंट्रिकल्स के बीच वाले सेप्टा को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आया समझ में। यस चलो, ये जो अयोटा है, अयोटा आर्टरी है या वेन है। आर्टरी है, बिकॉज ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। तो अयोटा इज योर आर्टरी। अब मेरे को ये बताओ, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो स्मॉल होता है या बड़ा होता है। मैम लार्ज। बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक होता है। अगर मैं बोलूं छोटा होता है फिर। मैम बड़ा होता है, बड़ा होता है। मैम छोटा होता है। मैम छोटा स्मॉल स्मॉल होता है आर्टरी मैम का उसकी वॉल थिक होती है तो उसका ल्यूमेन छोटा होता है। अब ल्यूमन छोटा होना याद कैसे रखोगे, हमको पता है ना कि हमको ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, प्रेशर ज्यादा चाहिए। ज्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब सरफेस एरिया कम होगा। ल्यूमन यस मैम। तो हम, और हमारे पास वेन कौन सी है यहाँ पे, वेना केवा। सुपीरियर वेना कावा। किधर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, टिश्यू से ओरिजिनेट हो रही है। तो इनका ल्यूमन कैसा है, बड़ा। लार्ज है, क्योंकि हमको जो प्रेशर है उसको क्या रखना है, कम रहता है इधर प्रेशर, और इधर प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, इधर ब्लड, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई ब्लड फ्लो है। लेकिन वेन का ब्लड फ्लो बहुत कम है। तो हमको, जैसे कि अब इधर देखो, इधर ये ब्लड आया, ठीक है, तो हमको बैक फ्लो को कैसे प्रिवेंट कराएंगे, बैक फ्लो। ये ब्लड जो है भी तो जाना शुरू हो सकता है, तो हमको वेन में रखना जरूरी है या उसमें आर्टरी में। वेन के अंदर वॉल्स होंगी, इसके अंदर वॉल्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई, इसको ब्लड को टाइम ही नहीं मिलेगा बैक फ्लो करने के लिए। तो इनके अंदर क्या होता है ना, जैसे आप एग्जांपल देंगे, ऐसे वॉल्स होती है, ऐसे वॉल्स होते हैं। तो जैसे ही ब्लड ऊपर गया तो ये एकदम से बंद हो जाती है, ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर ले। तो ध्यान रखना, जहां पे प्रेशर कम है, अब आपके ऊपर प्रेशर कम है नीट का, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको नहीं बोलते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो आपके चांसेस ज्यादा है ना कि आप नीट के रास्ते से भटक सकते हो, बैक स्टेप ले। लेकिन वो स्टूडेंट जिसके पास बहुत प्रेशर है, फैमिली प्रेशर भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसको कि उसको इसी साल निकालना है नीट, तो वो बिल्कुल भी बैक फ्लो नहीं करेगा ना, कुछ भी वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे आयोटा के पास क्या है भाई, आयोटा के पास तो बहुत प्रेशर है, हाई प्रेशर है इसके पास, तो ये तो पीछे मुड़ के देखेगा ही नहीं। क्लियर यहाँ तक। यस मैम। तो अब ये जो हमारा हार्ट के अंदर हो रहा है, इज इट डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में भी हमारे पास दो सर्कुलेशन हो रहे हैं यहाँ पे, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें हमारा जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, आप देख रहे हो ना, लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी, और ऊपर वो किधर से पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। एक सर्कुलेशन वो हो गया, और एक सर्कुलेशन किधर आ रहा है आपका, ये जो टिश्यूज तक आ रहा है, और एक वो वेना कावा से आ रहा है। ठीक है, तो सिस्टमिक हार्ट इसी बेस पे, और एक आपका पुल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। सिस्टमिक हार्ट कौन सा है, जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहे हैं टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, और पल्मोनरी हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जा रहा है। अब ये जो हमने काम किया ना, इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक ईसीजी ड्रॉ कर सकते हैं इसी हार्ट के फंक्शनिंग के बेसिस पे। अब वो ईसीजी हमको कैसे बताएगा कि भाई आप खुद देखो, अभी मेरा जो ब्लड है वो किसके अंदर है, एट्रिया के अंदर है, ठीक है। अब हमारी एट्रिया को क्या करना पड़ेगा, अब एट्रिया को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो जो ब्लड है हमारा वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, दरवाजे खुलेंगे। तो सबसे पहला जब हमारा जो एट्रिया है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारे पास सिग्नल आएगा, ये इसको हम बोलते हैं पी वेव। पी वेव किसकी वजह से आया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट
एट्रिया। एट्रिया के डिपोलराइजेशन की वजह से आया। ठीक है, अब ये आपका जैसे ही ब्लड यहाँ से निकल के कहाँ पे आया, वेंट्रिकल के अंदर आया। अब वेंट्रिकल क्या करेंगे अपने आप को, मैम रिलैक्स। वेंट्रिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड किसको देना है, आगे भेजना है, ओटा में भेजना है, पुल्मोनरी आर्टरी में भेजना है। तो अब इनका सिग्नल और हाई हो जाता है। तो ये जो आपका सेकंड पीक आ रही है यहाँ पे, ये PQRS, तो QRS हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। एक क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट आती है टी हमको क्या बताता है कि भाई वेंट्रिकल ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करा दो, तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो 3 PQRS NT, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, और फिर उसके बाद हमारा वेंट्रिकल शांत बैठ गए बिल्कुल। इसको मीजर करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। और ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज आती है, भैया हमारा हार्ट इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, इस हार्ट के अंदर भी तो मसल्स है ना, ये हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में बोला था, कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो इस हार्ट की सेल्स को भी तो ब्लड चाहिए होगा ना। यस मैम। है ना। तो हार्ट की सेल्स को ब्लड जब हम ट्रांसफर कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी, दिस इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हम लोग ब्लड ट्रांसफर कराते हैं किसको, हार्ट की मसल्स को, और हार्ट की मसल्स को ब्लड ट्रांसफर करने का काम क्या इसका होता है, अयोटा का फंक्शन होता है। ठीक है, अयोटा हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो लिया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम कोरोनरी वेन्स। देखो नाम वही है, आर्टरी और वेन। आर्टरी कौन है, हमारी अयोटा जो ब्लड दे रही है उसको, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कोरोनरी आर्टरी। और जो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी उसका नाम रख दिया कोरोनरी वेन। ठीक, सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी आर्टरी ब्लड देगी, कोरोनरी वेन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। अगर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ना मिल पाई प्रॉपरली तो उसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है। हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। बताओ बताओ, एनसीईआरटी खोलो जल्दी जल्दी अपनी सब। मैम हार्ट फेलियर, angina ptosis, बताओ। मैम angina ptosis, मैम कैड। एंजाइनोपेक्टोसिस, एंजाइनोपेक्टोसिस क्या होता है, मैम जब ऑक्सीजन नहीं मिलती हार्ट को, होने लग जाता। मैम एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन क्या होता है उसके अंदर, मैम हार्ट मसल्स को मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी चाहिए होती है। चेस्ट पेन होने लग जाता है। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज से। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ट साउंड के ऊपर। अब हार्ट की साउंड दो साउंड्स होती हैं, एक लब एंड एक डब। दो साउंड्स आती हैं, लब एंड डब। अब हमको पता है जब हम दरवाजे, मतलब हमारे घरों में नॉर्मल गेट है, तो गेट खोलने की आवाज आती है या गेट बंद करने की आवाज आती है, बंद की आवाज आती है। और यहाँ पे हमारे पास गेट कौन है, दरवाजे कहाँ हैं, जो पहली साउंड आएगी वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने की आएगी,
यस मैम। आएगी नहीं आएगी? हाँ। और जो दूसरी साउंड आएगी वो दूसरी साउंड किसकी आएगी? ये नेक्स्ट दरवाजा इनके क्लोज होने की आएगी। तो लब साउंड किसकी वजह से आएगी? हमारे कस्प की वजह से। और डब साउंड किसकी वजह से आएगी? वॉल्व्स के दोनों के क्लोजर की वजह से आएगी। दोनों के क्लोज होने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हमेशा याद रखना, दरवाजे खोलने की साउंड आती है, बंद करने की, वहां से आप लोगों को समझ आ जाती है चीजें। क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अब हमने देखा कि हमारा जो वेंट्रिकल है ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में या फिर लंग्स तक। तो ये वेंट्रिकल 1 मिनट में या फिर 1 बीट में कितना ब्लड पास करता है? तो पहला आता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। पर बीट वो कितना ब्लड पास करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में आवाज 1 बीट में, ठीक है। और 1 मिनट में हार्ट कितनी टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स। 72। तो अगर आप 72 टाइम्स का निकालेंगे उसको बोल देंगे आपका पूरा कार्डियक आउटपुट। आ गई ना हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? एक स्ट्रोक के लिए निकाला जाता है, 1 बीट के लिए निकाला जाता है। और कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है? पूरे हार्ट का आउटपुट क्या है 1 मिनट में, ये आपका पर मिनट निकाला जाता है। क्लियर? यस मैम। चलो, ये आ गया हमको समझ में। हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल या मीजोडर्मल? Mesodermal. ठीक है। अब यही से हम हार्ट का रेट डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर हमारे हार्ट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रखा है, और जब हार्ट रेट डिक्रीज हो रखा है उसको बोलता है ब्रैकीकार्डिया। जब आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, दिस इज नोन एज ब्रैकीकार्डिया। क्लियर? अब वो इम्पल्स वाला तो आपको याद ही होगा ना, जो हमारा एसए नोड है, एसए नोड ने एवी नोड को कितना इम्पल्स दिया होगा? 70 से 80 पर मिनट। इसीलिए ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं और एवी को पेस सेटर बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसे नोड हमारा बाय चांस खराब हो गया तो उसकी जगह पे कौन फंक्शन करेगा? एवी नोड फंक्शन करेगा। सिग्नल किसको देता है? हमारे बंडल ऑफ इसको देता है। बंडल ऑफ इस कहाँ पे होता है आपका? राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ये 30 से 40 मिनट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। और आपका पुरकिंजी फाइबर कहाँ पे होता है? आपकी वेंट्रिकल की मसल्स के अंदर होता है, के अंदर प्रेजेंट होता है ये आपका। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। है हमारा हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एट्रिया वाला पार्ट। एट्रिया, हार्ट का एट्रिया इज नोन एज बेस ऑफ द हार्ट। और नीचे वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर आपका बेस होता है, नीचे आपका एपेक्स होता है। एट्रिया वाला पार्ट बेस ऑफ द हार्ट, और नीचे ये है आपका एपेक्स ऑफ द हार्ट, और ये आपका एपेक्स ऑफ द हार्ट। बताओ, ये क्लियर है? मैम पर एपेक्स तो ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे बेस ऊपर वाला पार्ट है, नीचे एपेक्स वाला पार्ट है। और हार्ट हमारा किधर टिल्टेड होता है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और अगर किसी का हार्ट राइट साइड में टिल्टेड है उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया। एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं उसको हम? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये हमारा हो गया है हार्ट के बारे में। हमने एट्रियास पढ़ लिया है, कॉर्डेड एंड एपेक्स वाला रीजन हो गया आपका। एक क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिट्रल वॉल किसको बोलते हैं? मिट्रल बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसी को ही मिट्रल
वॉल्व हम बोल देते हैं। और ये हमारी आयोटिक सेमिलुनर वॉल्स हो गई, ये इधर हमारी पल्मोनरी वॉल्स हो गई। देन आपका आ जाता है, आपने ब्लड आयोटा और मतलब आपका आर्टरी और वेन में याद रहेगा ना, ल्यूमन किसका कम है किसका ज्यादा है? यस मैम। अब जो आपकी आर्टरी और वेन होती है ना, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। सबसे पहली ट्यूनिका, सबसे आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो इसमें ट्यूनिका और इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना बीच वाली, मीडिया जो बीच वाली होती है स्मूथ मसल से बनी होती है, और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्डियक साइकिल। अब की जो कार्डियक साइकिल होती है वो पूरी कितनी होती है? 8 सेकंड। 8 सेकंड की होती है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किस किस में? 0.3 ना, उसको अलग हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास अगर हम ऑरिकल की बात करें, हमारे जो ऑरिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले इनका 0.1 सेकंड टाइम होता है, और दोनों मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कितनी देर के लिए रहता है? 0.1 सेकंड के लिए, और रिलैक्स कितने रहेंगे फिर? 0.7 रिलैक्स रहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकंड के लिए और ये 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स रहेंगे। अब हमारा जो एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए अगर क्या रह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है। तो वेंट्रिकल के केस में आप याद रखोगे कि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? सिस्टोल होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है, और डायस्टोल 0.4 होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.1, 0.7, 0.3 एंड 0.5। दोनों को काउंट कर लो, ऊपर वाला भी 0.8 हो रहा है, नीचे वाला भी 0.8 हो रहा है। इसी के में आपको जॉइंट डायस्टोल आ जाता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब वो कंडीशन जिसमें हमारा हार्ट दोनों बार में रिलैक्स फेज। रिलैक्स है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स हैं उस टाइम में, उसको बोलता है जॉइंट डायस्टोल। याद है ना वो साइकिल बनवाया था? हाँ मैम। ये देखो, इधर 0.1, देन आपका ये 0.3 एंड देन आपका 0.4। ठीक, अब देखो आपका 0.1 सेकंड के लिए क्या है? आपका एट्रिया सिस्टोल हो रहा है, और फिर इतने से इतने टाइम तक पूरे तक ये रिलैक्स रह रहा है, बिल्कुल रिलैक्स है ये। ठीक है, फिर आपका पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 के लिए सेकंड के लिए, हाँ मैम। और रिलैक्स कितनी देर के लिए? 0.4 और 0.1 टाइम के लिए। इतने दोनों टाइम के लिए वो रिलैक्स रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन तो उसका यहीं पे आके होगा ना 0.3 पे। तो 0.5 के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 0.4 वाला टाइम है, इस 0.4 वाले टाइम में एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, तो इसीलिए इस वाले टाइम को हम जॉइंट डायस्टोल। और कार्डियक साइकिल हमको क्या बताता है? एट्रिया और वेंट्रिकल का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमको एक्सप्लेन करके देता है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जितनी भी आपकी कार्डियक एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट कौन करता है? मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही करता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू होता है आपका पूरा का पूरा। याद रखना है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके अंदर भी आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाला केस आ जाता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? हमेशा हार्ट रेट को इंक्रीज करा देता है। हार्ट रेट काम होता है सिंपैथेटिक का, क्योंकि सिंपैथेटिक कब फंक्शन करता है? इमरजेंसी के टाइम पे, और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन करता है रिलैक्स के टाइम पे। और सिंपैथेटिक में क्या होता है? हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाता है। हाँ मैम। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके एड्रिनल हॉर्मोन्स है, एपिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, वो भी आपका क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर। या अब आ जाते हैं हमारा डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर्स में सबसे पहला अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कंसीडर करते हैं? 140/90।
प्रेशर कंसीडर करता है। नेक्स्ट डिसीज आ जाती है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोल देते हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है आपकी आर्टरीज के अंदर। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब जब डिपॉजिट हो जाएंगे आपकी आर्टरी के अंदर, तो आपका ब्लड जो है वो प्रॉपरली पूरी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, तो अब बहुत जल्दी सफोकेशन हो जाएगी, बहुत जल्दी थकान होने लग जाएगी आप लोगों को। ये वाला केस होता है। कोरोनरी आर्टरी, देखो नाम से पता चल रहा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो ये जो डिपोजिशन होता है किसके अंदर होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है ना। वो आर्टरी जो आपकी ब्लड की सेल्स को, सॉरी हार्ट की सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट डिसीज, हम ये तो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है वही। हाँ आर्टरी ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ऑक्सीजनेटेड मतलब वो आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट को दे रही है, उसी के अंदर अगर आपका कैल्शियम, फैट, इन सब चीजों का डिपोजिशन हो जाए, उस केस को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर होने वाली डिसीज। दिस इज नोन एज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए, acute pain जिसकी होता है। वजह से चेस्ट पेन होता है। हार्ट फेलियर कब होता है, जब आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड इफेक्टिवली ना पंप कर पाए, उसको हम बोलते हैं आपका हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में आपकी कार्डियक साइकिल रुक जाती है, आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं आपका हार्ट Heart अटैक। ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes. ओके मैम, एक बार पोर्टल सिस्टम देखो। बेटा पोर्टल सिस्टम में कुछ नहीं है, कोरोनरी सर्कुलेशन को ही हम पोर्टल सिस्टम मानते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है ना, हमारे हार्ट की मसल्स हैं जो, उनको हमें ब्लड देना है, तो हार्ट की मसल्स को आपका ब्लड देने का काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करता है कोरोनरी आर्टरी, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम करता है कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी में कोई सी चीज का डिपोजिशन हो जाएगा, दिस इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। डन बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, चलो, तो इसका मतलब हम लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश। अब मैं आप लोगों के ग्रुप में इसका डीपीपी शेयर कर रही हूँ एक, तो ट्राई करना कि उसको नेक्स्ट हाफ आवर में फिनिश कर लेना। उसमें 39 क्वेश्चंस है। 39 क्वेश्चंस है, एंड डायरेक्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस है। मैम आज क्लास का लिंक पता नहीं चला, मैं सो गई। नो वरीज अलीशा, रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड कल की क्लास में